दक्षेश एकेडमी में पंकज सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। अभी आपने कुछ क्षणों पहले हिंदी की क्लासेस ली। आशा करते हैं कि आज जो आपको क्लासेस पढ़ाई गई थी उसका आपने समुचित प्रयोग किया हो। आपको क्लासेस कुछ इस प्रकार से दी जा रही हैं, जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखेंगे कि हम लोग बिल्कुल भी किसी चीज़ का कॉपी नहीं करते हैं, स्वयं कोशिश करते हैं कि क्या करें। विचार करने के बाद विचार ये आया कि कुछ क्लासेस ऐसी दी जाएं कि बच्चा पेन कापी लेकर अगर घर पर बैठा हुआ है तो उन क्वेश्चनों को वो नोट भी करता जाए और अच्छे से नोट्स भी बनाता जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आज झांसी में बैठे कुछ बच्चे हमको सुन रहे होंगे। जब कुछ दिनों पहले झांसी से आए हुए थे तो उनसे कहा था कि कभी ना कभी हम आपके पास आएंगे। नहीं आ सकते, ये जो एक माध्यम हमको मिला है, इस माध्यम से आप समझिए हम आपके पास हैं। और बाकी इस क्षेत्र में जितने भी कई ऐसे बच्चे जो बहुत दूर दूर हैं, क्या करें बेटा, समस्याएं ऐसी क्रिएट हो गई, इतना ज़्यादा अब लोड आ गया। हम समझ सकते हैं आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि आज पंकज सर जितनी फीस रखे हुए, सच्चाई है कि जितनी फीस से हमने स्टार्ट किया था आज भी उतनी ही फीस है। आप में से सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि दक्षेश एकेडमी आए, लेकिन बेटा किराया बहुत महंगा है। आप परेशान न होइए, आपको ऐसी क्लास दी जाएगी जैसे कि यहाँ पर घर बैठी होती है। और जो भी आपको क्वेश्चन से डाउट्स हैं, आप कुछ नई बात आपको लगे कुछ हम सर से बता सकते हैं, सर आप ये कर दीजिए, आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं, आपके पास नंबर है। क्योंकि एक गुरु आपके लिए भाई आप समझ लीजिए, आप पिता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हम हर प्रकार से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे। अगर कहीं कुछ कमियां हो रही हैं तो उनको भी सुधारा जाएगा। आज आप देखिए कि कल से थोड़ा सा बेहतर कोशिश की गई और इससे भी बेहतर प्रयास किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपना काम करेंगे, आपको भी हम ईमानदारी से हमारे साथ लगना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे एक भी दिन गैपिंग ना हो। जैसे कोर्सेज आपके चल रहे, जैसे आज हिंदी में सर ने जहाँ से छोड़ा कल से वहीं से स्टार्ट, आपको लगेगा मेरी क्लास चल रही है यार। हम आपके लिए जान लगाएंगे, कोशिश करेंगे, नए नए क्वेश्चंस लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ मजा आती है, आपको कहीं पर भी एहसास नहीं हुआ कि भैया आपके सामने नहीं है। हमारे रूरा के बच्चे जितने भी हैं और आपके अकबरपुर के और पुखराया के, उनसे हमारी यही अपील है कि आप इस वीडियो को जिन जिन बच्चों तक पहुंचाना चाहें, क्योंकि अपने आपके पास भी परिवार में काफ़ी लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। बाकी हमारे नेचर से वाकिफ़ होंगे, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि पुलिस के जो भी तैयारी करिए, आप उसके लिए पहले से ये देखिए कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, और उसी आधार पर अपने आप को तैयार करिए। क्योंकि अगर आपने उस आधार पर तैयारी नहीं की तो ये मान के चलिए कि आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो अभी समय जा रहा है ये आप वापस नहीं पा पाएंगे। हम लोग उसी प्रयास में लगेंगे। हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उसके हम आपको, जो आपको नोट्स बनवाएंगे उसके हम बारी बारी से क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन अभी आपका समय कि आज हम आपके लिए कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करें, और उस चैप्टर की कड़ी में आज हम आपको भूगोल से रूबरू कराएंगे। इसमें आप आज हमसे जो पढ़ेंगे वो छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। कई बच्चों को ये लगता होगा कि यार ये बहुत सरल है। सरल नहीं बेटा, वो शब्दावली का खेल है। आज हम आपको शब्दावली की ओर ले चलते हैं और शब्दावली से हम धीरे से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर आप बाकी तो कुछ बच्चे से हम बहुत बता भी चुके हैं कि अगर हमारे नोट्स कंप्लीट है तो हम एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, और किया भी है। हमने नाइट क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट की हैं। नाइट क्लासें ऐसा भी नहीं, एग्ज़ाम के टाइम अगर स्टार्ट की गई तो बच्चों को पूरा फ़ायदा मिला है।
हमारे जो भी बच्चे नाइट क्लास ले रहे हैं, लेते थे, ऑफलाइन क्लास, वो जानते थे कि हमने जो प्रयास किया है वो निस्वार्थ किया है। ठीक, आप लोग का सहयोग रहा। इस अकबरपुर से हमको जो प्यार मिला और अभी भी मिल रहा है, बस ये चाहेंगे कि आप लोग अपने प्रयासों पे खरे उतरें। और बस एक चीज़ समझिए आप लोग, आप बेटा विद्यार्थी और अपनी विद्यार्थी की गरिमा का पालन करें और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो आप ऊंचाइयों को जरूर पाएंगे। चलिए चलते हैं आज हम शब्दावली पर, और एक बार सब लोग टाइप करेंगे जो हमारा स्लोगन है आपका कि करके दिखाएंगे। ठीक है ना? ये खुद से आप अपने एक खुद से अंतरात्मा से बोलेंगे कि नहीं करके दिखाएंगे। यहीं से चलते हैं आज हम लोग शब्दावली। तो शब्दावली में आपको हम आज कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे कि शब्दावली में आपको कैसे क्या चलना है। चलते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए आप लोग। और सबसे पहले आप शब्दावली में 3 टॉपिक हमसे आज समझेंगे। इनमें से जो पहला टॉपिक है आपके लिए, ये टॉपिक है आपका महाद्वीप क्या होते हैं बेटा। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा द्वीप क्या होते हैं। और तीसरा टॉपिक रहेगा आपका प्रायद्वीप क्या होते हैं। ठीक है ना? तीसरा टॉपिक बेटा क्या है आपका? प्रायद्वीप क्या होते हैं। ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम समझेंगे और इनसे जो अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे उनको भी हम कराएंगे। अभी केवल शब्दावली। महाद्वीप क्या होते हैं बेटा? ग्रेनाइट के चट्टानों से बने होते हैं। विशाल भूखंड, विशाल भूखंड जो कम से कम 2 महासागरों से घिरे हो। विशाल भूखंड, विशाल भूखंड जो कम से कम 2 महासागरों से घिरे। आप तुरंत लिखेंगे कि विशाल भूखंड जो कम से कम 2 महासागरों से घिरे हो। और किसके बने हो बेटा? ग्रेनाइट। उनकी जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती है? ग्रेनाइट। ऐसे विशाल भूखंडों को हम महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीपों में अगर आपसे पहले देखिए, एक समय था प्रश्न जब आपसे ये पूछा जाता था कि पहला सबसे बड़ा बताइए, सबसे छोटा बताइए। लेकिन आज वर्तमान में आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, स्वयं उसको आप तय करिए कि सीधे पूछ लेते हैं 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, 4था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आपको, आप देखिए क्रम लगाने को भी आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक बार आप पूरे 7 के 7 महाद्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए हम आपको मैपिंग से ले चलते हैं। और मैप से चूंकि आप देखते हैं कि आप लोग मूवीज़ जो देखते हैं बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाती हैं। आप बताने लगते हैं कि यार फलाने में ऐसा हुआ था, ढिमाके में ऐसा हुआ था, है ना? तो जो चीज़ दिखती है वो चीज़ दिमाग के अंदर घुसती है। ठीक है, चलिए हम आपको ले चलते हैं मैप पे। तो ये आपके सामने 7 महाद्वीप हम ले चलते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता है, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। देखिए बेटा, ये जो 4 महाद्वीप हैं यहाँ तक तो पहुँचना आसान है। आप कैसे पहुँच सकते हैं? देखिए सीधी सी बात है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, आसानी से आप पहुंच जाएंगे। सीधे बनाया करिए। आपके अंदर वो आप सोच होनी चाहिए कि आप अगर कहते हैं ना कि अगर सादा भी बोलते तो पूरे पूरे महाद्वीप बना दीजिए आप। समस्या हो जाती है कि छठा कौन सा है, 5वां कौन सा है,
क्योंकि आपको सबसे छोटा वाला महाद्वीप पता होता है 7वें नंबर पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे, विचार करेंगे आखिर ऐसा क्यों है। तो यहां पर बात आती है कि 5वें नंबर पे कौन है और 6ठे नंबर पे कौन है। बेटा अगर इसको कंफ्यूज मत होइए, अंटार्कटिका में 5 अच्छा है, आप सीधे सीधे 5 नंबर मार दीजिए आप 5। भाई यूरोप में 5 है कि अंटार्कटिका में 5 है, आप सीधे लगाइए, और यूरोप में 6। अब आपसे 5वां पूछे, चौथा पूछे या क्रम लगाने के पूछे, आसानी से आप लगा सकते हैं। यहां पर महाद्वीपों को हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें आप देख लीजिए महाद्वीप में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, खुद से प्रश्न बनाते हैं। आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा कौन से 2 ऐसे महाद्वीप हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। गौर करिए, इसको आपको दिखेगा, प्रतिबिंब का मतलब होता है दर्पण, एक जैसे दिखे, आपको जुड़वा दिखे, या जुड़वा महाद्वीप कौन कौन से, देखिए इस प्रकार से, और ये भी आपका लगभग त्रिभुजाकार जैसा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से 2 महाद्वीप हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब में, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तुरंत नोट कर लेंगे आप इसको, नोट भी करेंगे प्लस चित्र बना के नोट करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग पे बना रहे। कौन से 2 महाद्वीप हैं जो जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए ये तो जो जुड़ा हुआ भाग है, आपको हमने ज्योग्राफी में जो हमारे बच्चे उनको पता, हमने बताया था यूरेशिया उसे कहते हैं। हमने कहा था कि यूरोप और एशिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए भागों को हम उन भागों को जो यूरोप में भी काउंट होते हैं और एशिया में भी काउंट होते हैं, जैसे तुर्की और जॉर्जिया, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं बेटा, यूरेशिया कहते हैं। इस पे आज हम एक पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, उसको बहुत गौर से आप समझिएगा, ठीक, बहुत गौर से समझिएगा। पहले तो कुछ चीजें आप समझिए। अब ये 0 डिग्री आपका, ये जो आपके बीच से जा रहा है, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। और ये जो 23.5 डिग्री ऊपरी है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, इसे हम मकर रेखा बोलते हैं, और इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब आपको कुछ देखिए कंडीशन से ही आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्ष भर लंबवत कहां पर रहती हैं, भूमध्य रेखा पर। आप यह बताइए। अब आपने बचपन में जो चीज पढ़ी है, उन चीजों को आप जोड़ना स्टार्ट करिए। अगर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं, अगर हम आपसे पूछ लें कि पृथ्वी पर सबसे कम न्यूनतम परछाई, या फिर आपको पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम परछाई कहां पर आपकी बनेगी, तो बेटा परछाई होती क्या है, पहली बात तो इसको आप समझिए। आप जितना प्रकाश रोक लेते हैं वही तो परछाई बनती है। पीछे से बल्ब आ गया मेरे, और बल्ब ने मेरा पूरा शरीर अगर उसको रोक ले रहा है, तो ये परछाई बन जाएगी। तो यहाँ इसका उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब जितना कम प्रकाश आपके शरीर पे पड़ेगा, वहां पर सबसे न्यूनतम परछाई बनेगी। जैसे अगर आपकी खोपड़ी पे बल्ब लगा दिया जाए, खोपड़ी पे एकदम यहां पर, तो केवल तो इतना ही भाग आएगा ना, यहां पर इतना ही तो प्रकाश आएगा। मतलब कि जहां पर 90 डिग्री का कंडीशन से बनेंगी, वहां पर न्यूनतम परछाई होगी। प्रश्न का आंसर आ चुका होगा। वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर रहती है बेटा, भूमध्य रेखा पर, तो न्यूनतम परछाई भी आपकी कहां बनेगी बेटा, भूमध्य रेखा पर। बस समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई तो बेटा थंब एक, ठीक है ना। पर न्यूनतम परछाई कहां बनेगी बेटा, 90 डिग्री पर। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि किस डिग्री पर आप छक्का नहीं मार सकते, तो छक्का कहां नहीं मारेंगे, 90 डिग्री पर, सीधे ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए आप। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे कीड़े। तो आप अपनी ग्रामीण वाली जो बुद्धि उसको लगाइए। आपको पता है कि ये जो है ना सपवा, ये अभी आ रहे हैं बरसात का मौसम, मच्छर, ये सब कब आते हैं, ज्यादा गर्मी तो मर जाएंगे, ज्यादा सर्दी तो मर जाएंगे। एसी में मच्छर होते हैं क्या बेटा? इसका मतलब जब बीच का मौसम आता है, मतलब कि बारिश हो फिर गर्मी हो, फिर बारिश हो
ये कंडीशन जहां पर आएगी वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर आप देखिएगा, इसका मतलब कि यहां पर सूर्य की किरणें अगर लंबवत रहती हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए लंबवत रहेंगी तो बेटा आप हमको ये बताइए यस नो, यहां पर किरणें अगर प्रॉपर पड़ रही हैं तो यहां का पानी तुरंत बादल बनेगा नहीं बनेगा? यही तो बचपन पढ़ते थे, पानी सूर्य भगवान ऊपर होते थे, उसका पानी तालाब में जा रहा है, तालाब उबल रहा है, उबल के बादल बन रहा है और बादल बन रहा है तो पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर क्या बारिश होती रहेगी? बताइए। अगर यहाँ बारिश होती रहेगी तो सबसे ज़्यादा देखिए ठंडा गर्म माहौल बन रहा है, यहाँ पर सदाबहारी वृक्ष जैसा कंडीशन बन रही है। तो अगर ये होता रहेगा तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा सबसे ज़्यादा जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाई जाएगी, तो सीधी सी आंसर आप देंगे कि बेटा भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ से एक आपके पास फिर आंसर आया, किसका मतलब कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता घटेगी। देखिए ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी बेटा? घटेगी। आपसे प्रश्न ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको हल्के में मत लीजिए। और जैसे जैसे आप इनसे दूर जाएंगे भूमध्य रेखा से तो घटेंगे। और यही प्रश्न आ जाए कि अगर सबसे कम आप बताइए सबसे कम जैव विविधता कहाँ मिलेगी, तो नो डाउट आप सीधे आंसर दे बोलेंगे ध्रुवों पर, क्योंकि आपको पता है बेटा बर्फ पर घासें नहीं उगती। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे न्यूनतम जैव विविधता मिलेगी और सबसे अधिकतम कहाँ मिलेगी बेटा? 0 डिग्री पर। तुरंत इसको नोट करिए। आपको समझना है बेटा, आपको कुछ ऐसे समझना कि आपको पता है। अगर आपको जब पता है कि जब वर्षा, आपसे पूछा जाए किस मौसम में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी, तो आप हमसे बोलेंगे भैया बरसात के मौसम में, क्योंकि जैसे ही पानी होगा वैसे ही क्या होगा? कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, बहुत बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे, यही तो जैव विविधता है। तो यहाँ पर बरसात सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही? भूमध्य रेखा पर। अब आप एक चीज देखिए, आपको ये चीज पता है, आप रटने की कोशिश करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सामुद्रिक वनस्पति कहाँ मिलेगी। सामुद्रिक वनस्पति मिलने का मतलब है कि आपको 0 डिग्री के पास आना पड़ेगा, और 0 डिग्री के पास आने का मतलब है कि आपको सबसे दक्षिणतम राज्य पे जाना पड़ेगा, तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी। तो दक्षिणतम क्या हो गया बेटा? मन्नार की खाड़ी। बात समझ में आ रही सबको? मन्नार, आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा सामुद्रिक जैव विविधता कहाँ मिलेगी, तो अभी कॉन्सेप्ट आपने क्या रखा? अगर हमको सामुद्रिक वनस्पतियां चाहिए तो सीधी सी बात है, हमको 0 डिग्री के पास आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? नोट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ? 0 डिग्री पर। न्यूनतम परछाई कहाँ? 0 डिग्री पर। अगर ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जैव विविधता क्या होगी बेटा? घटेगी। और ध्रुवों से अगर आप उल्टा चलेंगे, भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे, तो आप भूमध्य रेखा की ओर चलने पर जैव विविधता बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप इस प्रकार से आ रहे हैं तो ये प्लस, इस प्रकार से जा रहे हैं तो प्लस। इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये हो गई आपकी अक्षांशीय स्थिति। और इसके बारे हम एक तो हम अक्षांश पर आपको प्रॉपरली अलग से पढ़ाएंगे एक वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया। अक्षांश से तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे मान लीजिए 4 आपको क्षेत्र दिए जा रहे हैं और बोला जाए कि निम्न में से छांटिए आप जैव विविधता कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लगा दीजिए 0 डिग्री के आसपास। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। आपको पता है कि बेटा कि ये जो ऊपरी क्षेत्र है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, तो इस वाले पूरे भाग पे, यहाँ वाले भाग पे बर्फ पाई जाती है। और ये भी पूरा दक्षिणी ध्रुव भी आपका क्या है बेटा? बर्फीला है। सब कुछ सेम है, बर्फीला है। अब आप जानते हैं कि जो नीचे वाला भाग होता है बेटा, इसे हम आर्कटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका, सॉरी। ठीक, और ऊपर वाले को हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा? महासागर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? महाद्वीप। आप देखेंगे बहुत चीज़ें आपको नोट्स पे बहुत पोथी लिखा दी जाती है। आपको लिखाया जाता है कि हिमाद्री जो आपका प्रयोगशाला है या अनुसंधान है वो आपका दक्षिणी ध्रुव पे है, या भारतीय दक्षिणी ध्रुव पे है, या ओजोन क्षेत्र की खोज दक्षिणी ध्रुव पे हुई थी। इनकी कहीं से कोई ज़रूरत नहीं थी। आज आप इस चीज़ को समझिए बेटा। आपको पता है कि जो ऊपरी भाग है उसे हम महासागर कहते हैं, नीचे वाले भाग को महाद्वीप कहते हैं। आपको पता है कि महासागर जो होते हैं वो किन चट्टानों से होते हैं? अभी हमने क्या बताया था बेटा?
महासागर जो होते हैं वो बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित होते हैं। तुरंत नोट करिए कौन सी चट्टानें पाई जाती है महासागर में, तलहटी पे बेटा बेसाल्ट की। अगर आपको लग रहा हो कि ये याद नहीं हो रहा है तो फिर इसको सरल कर लीजिए, आप बे दाब लीजिएगा, बचा क्या, साल्ट। साल्ट बने क्या होता है बेटा, नमक। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर कि महासागर किसे, बेसाल्ट से। और महाद्वीप अभी हमने बताया था ग्रेनाइट से। क्या हुआ कि जब नीचे की बर्फ को हटाया गया तो यहां पाया गया कि यहां तो ग्रेनाइट, इसलिए हमने दक्षिणी ध्रुव को बोल दिया महाद्वीप, और जब ऊपर हटाया गया तो पता लगा बेसाल्ट है, तो उसको हमने बोल दिया आर्कटिक महासागर। क्यों, किसको बोला, रीजन समझ में आ गया, चट्टानों के कारण वहां की कंडीशंस जो हमने बनाई थी उस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा, उसी आधार पर एक को हमने महासागर और एक को हमने महाद्वीप की संज्ञा दे दी। अब आपको यह पता है कि पृथ्वी के लगभग 70% भू पर पानी। अगर आपने यहां पर अनुसंधान करना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है आप जाओगे वहां पर अपना बसेरा बनाओगे। फिर तो हम लोग की आदत तुम जानते ही हो कि हम लोग जहां जाते हैं वहां बवाल तो करते ही हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए कहीं घूमने चले गए, ठीक है, जैसे सुकुल तालाब अपना आप चले जाओ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, वहाँ लिखा होगा रीटा विष रेनू फलाना विष, हैं, दिल कटा होगा, काटे दे रहे दिल को। तो सीधी सी बात आप ये समझिए कि हम लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे एक अपील करना चाहते हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, शहरी लोग हैं खासकर, उनसे करना चाहेंगे कि अगर आपने कभी भी इधर हाल ही में न्यूज़ देखा हो तो आपके एक न्यूज़ आ चुकी है कि जो अपना चेन्नई था वहाँ पर भूमिगत जल समाप्त हो चुका है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आप ऐसा कोई भी काम ना करिए कि आप आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछेगी कि आपने क्या किया तो उनको पीने के लिए आप पानी भी नहीं छोड़ते। ये सीमित हैं, ये सीमित हैं। आप इनको ये ना सोचिए कि ऊपर से, ये जो आप सोचते हैं ना कि ऊपर से शंकर जी भगवान ने एक बाल तोड़ दिया है, गंगा मैया गिर रही हैं, सीमित हैं। इस बात को आप समझिए। पानी कहीं पर अगर बह रहा होता है तो आप लोग जब बह रहा होता है तो आंखें मूंद कर मत जाइए। हो सकता है कुछ नालायक प्रवृत्ति के लोग ऐसे हों कि उसको बहने दें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी शिक्षा का क्या आधार है कि आप देखते हुए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप उनसे मत बोलिए। क्या आप उनको बोलोगे कि भैया पानी आप थोड़ा बंद कर लीजिए, वो तो तुरंत बोलेंगे कि तुम्हारे पापा का पानी है क्या। तो उनसे बोल दीजिए हमारे पापा को तो नहीं है, लेकिन आप जिसके पापा हो उसका लड़का पानी पी सके, इसके लिए हमको उसको बंद करना पड़ेगा, आप उसको तुरंत बंद करिए। तो बेटा आज से सब लोग संकल्प लेंगे कि हम लोग, देखिए पढ़ाई करने के साथ साथ एक चीज़ आपको हम बता दें, एक सच्चाई आपको बताते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए कि आप पढ़िए, लेकिन अपनी भारत, जिस कारण से भारत जाना जाता था, उस चीज़ को मत भूलिए। सक्सेस का एकमात्र उद्देश्य, पिता तब नहीं खुश होता कि केवल जॉब ही मिल जाए तो खुश हो जाए। आपके माता पिता तब खुश होंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। जब पिता कभी कहीं बाहर जाए तो लोग ये न कहें कि फलाना इनका लड़का है, लोग ये बोलें कि इनके पिता फलाना, उनका श्याम का पिता जा रहा है, पिताजी जा रहे हैं। आपके नाम से पिताजी जाने जाएं, उस समय आपके पिताजी जो गर्व महसूस करेंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और होगा, ठीक है ना। तो सब लोग माता पिता के आशीर्वाद से और बढ़ें, ठीक है। तो बेटा चलते हैं फिर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे बेटा, ऊपर आपका अनुसंधान करना क्यों मना है, क्योंकि महासागर है बेटा। अगर पानी वहाँ अगर बर्फ़ पिघली तो पिघलने के बाद वो क्या होगा, समुद्र में मिलेगी और इनका जल स्तर बढ़ेगा। आपको लगता है जल स्तर बढ़ेगा तो भी कंडीशन क्या आएगी, जो आपकी जकार्ता की आई हुई है, जकार्ता डूब गई। अगर आपको ये लग रहा है कि केवल जकार्ता डूबी है, केवल चेन्नई शहर का पानी ही गया है, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि सबका नंबर आता है। चाहे वो आप तराइन का युद्ध उठा लो और चाहे बेटा वो आप प्लासी का युद्ध उठा लो। अगर आपने ये सोचकर ये गलती कर दी ना कि हमारा नंबर नहीं आएगा, तो नंबर सबका आएगा। किसी का जल्दी आएगा, किसी का लेट आएगा। आपके भी तो 9 राज्य हैं ना, इतना तो आपने भी पढ़ा है।
आपके भी तो 9 राज्य हैं। अगर ये 9 राज्यों का पानी बेटा स्तर बढ़ेगा तो इनका क्या होगा? आपको पता भी है। ये लोग कहाँ पलायन करेंगे? ये उत्तर भारत की ओर पलायन करेंगे। अगर उत्तर भारत की ओर पलायन करेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर चीज बेटा आप समझ नहीं सकते किस कंडीशन, कितनी विकराल कंडीशन आ सकती है। हर चीज बढ़ेगी। तो अभी समय है, सुधर जाइए, ठीक है। तो बेटा दक्षिण इसीलिए ऊपर स्वालबर्ड संधि हुई थी और उत्तरी ध्रुव पर स्वालबर्ड संधि के तहत यह बताया गया कि आप ऊपर अनुसंधान नहीं कर सकते, अनुसंधान आप कहाँ करेंगे? नीचे। अगर आप अनुसंधान नीचे करेंगे तो एक चीज तो कन्फर्म है आप बेटा कि जो चीज भी आप स्थापित करेंगे वो कहाँ होगी? भाई स्थापित करने के बाद ही तो अनुसंधान करेंगे आप, कि हवा में अनुसंधान कर देंगे आप? अब कोई शक्तिमान तो है नहीं कि फूंक बनाते घर बनाते, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप स्थापित करेंगे तो ऊपर स्थापित करना मना है, तो स्थापित कहाँ होगा? नीचे। इसका मतलब कि आपसे कोई भी अनुसंधान भारत के पूछे तो आंसर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, टेट का पेपर था, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो आप देखिए, उठाइए प्रश्न को। उसमें सीधा सा एक प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन छिद्र की खोज कहाँ पर हुई है? तो आपको पता है ब्रिटिश वैज्ञानिक दल द्वारा की गई थी। अगर दल द्वारा की गई है तो ऊपर जाना बेटा मना है, तो कहाँ जाएंगे? बताइए आंसर। नीचे जाएंगे। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा ओजोन छिद्र की खोज किस ध्रुव पे की गई बेटा? उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव, मतलब कि आर्कटिक की अंटार्कटिका का आंसर आपका क्या जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ गई? तो कल को अगर कोई प्रश्न आ गया आपके सामने कि हाल ही में ये अनुसंधान है, उस अनुसंधान को नहीं भी जानते हैं, अभी आपने पता है आइसबर्ग भी टूटा है यहाँ का सबसे बड़ा, ठीक है। तो अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है और आपको वहाँ पर कोई भी दिमाग आपका काम नहीं कर रहा था, आप सीधा आंसर क्या लगा देंगे बेटा? अंटार्कटिका। आपका सही जाएगा आंसर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? समझ में आया है? प्रथम में दीजिए सब लोग। चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारे लिए बहुत नया है, लेकिन हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कर सकें। हो सकता है पहली दिन जिनको जो वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उनको बेहतर देखने की आदत हो, लेकिन यकीन मानिए कि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे हम भी बेहतर बन के आएंगे। आप मटेरियल देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। आपको हम वो नहीं बताएंगे कि एक क्वेश्चन लिख दिया 4, वो भी चलेगा, लेकिन वो टॉपिक वाइज चलेगा, आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तो महाद्वीप आपको समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको परछाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, जैव विविधता वाला आया, जो बेटा टेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको चेन्नई वाला क्वेश्चन जो अभी हम बता गए, शहर वाला, हाँ, उसी से करंट का क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देश का पहला डिजिटल वाटर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। चलिए अगला आपका टॉपिक है द्वीप। द्वीप, द्वीप में क्या है बेटा? ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी, चारों ओर पानी, ठीक है। ऐसे ही चित्र बनाएंगे आप, व्हाइट पेपर पे नोट्स बनाइएगा एकदम, ठीक है। चित्र से बहुत मजा आएगी आपको। ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो क्या कहलाता है बेटा? द्वीप, ठीक। तो यहां पर इसकी ये क्या हो गया बेटा? द्वीप। अब द्वीपों में आपसे कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में हम चलेंगे। आपसे पहले प्रश्न पूछा जाता था सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लेकिन अब क्या हो कर देते हैं, 4 सबसे बड़े द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर लगाई, क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही बना सकते हैं। बिहार का पेपर होता तो उसमें 5 बना देते, लेकिन वो इनमें से कोई नहीं, यहाँ 1 से अधिक प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो द्वीपों में आपको ये देखना है कि द्वीपों में कौन सा प्रश्न बना सकते हैं। तो द्वीपों में जो प्रश्न बनाया उस पर आपको ये देखना है कि 4 सबसे बड़े द्वीप पूछ सकते हैं। तो आप 4 द्वीपों का आज हम आपको सबसे पहले आपको कोड देने जा रहे हैं। द्वीप आपको पढ़ाए होंगे लोगों ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे कोड केवल ऑफलाइन क्लास के लिए थे, पहली बार ऑनलाइन आने जा रहे हैं। हाँ, इसके बाद आप डेट करके चेक कर लीजिएगा, तब आपको ये द्वीप मिलेंगे, या तो जिन्होंने हमसे पढ़ रखा उनकी बात अलग है। तो 4 द्वीप जो बेटा हैं, तो उसके पहले कॉन्सेप्ट समझिए ताकि वो कोड याद रहे। कोड ये बेटा बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, याद कराना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए चलते, क्या बात थी। देखो बेटा, पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई एरोप्लेन तो था नहीं,
तो जाहिर सी बात है, लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वो क्या करते थे कि इन्हीं छोटे छोटे द्वीपों पर अपना निवास स्थान या कुछ विश्राम क्षेत्र बना लेते थे। जैसे भारत की बात कर लीजिए, जब भारत कभी भी अफ्रीका की ओर आता था, जैसे कि आपने वास्को डी गामा वाली कंडीशन सुनी होगी, अब्दुल मनीद नामक गुजराती व्यापारी जो आता था, तो अगर वो आते थे तो हाँ, एक प्रश्न याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन भारत की नावें किस प्रकार से होती थी, तो बेटा आपने रामानंद सागर का श्री कृष्णा देखा है ना, तो उसको ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता देता हूँ बेटा, इस प्रकार से होती थी। आपको चित्र से समझ में आ चुका होगा, हंस के आकार की होती थी, जैसे हंस चलता है ना, उस टाइप से। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राचीन भारत में जो भी जब भी कहीं जाना होता था तो लोग द्वीपों का ही सहारा लेते थे, वहाँ पर रुकते थे, फिर इसके बाद आगे का सफ़र। आपको लगेगा ये तो बगल में, बगल नहीं, काफ़ी दूर है बेटा। तो द्वीपों पर विश्राम करने के लिए लोगों ने क्या किया, अधिकाधिक द्वीपों पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया कि ये द्वीप मेरे पास आ जाए तो मेरा हो जाए, ये मेरे पास आ जाए तो मेरे हो आ जाए। बस अधिकार कैसे किए जाएंगे? अधिकार तो लड़ाइयों से होंगे। तो लड़ाई हम कैसे करेंगे? तो हम आधुनिक लड़ाई करेंगे। और किस प्रकार से लड़ाई करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, लड़ाई करने के लिए हम लोग जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो आप बताइए। आपके घर में सबसे पहले आप गन निकालिए अपनी, ठीक है, गन चलाइए। अगर गन ना चले तो फिर बम चला दीजिए, बस काम हो गया। बम आपके सामने पहली बार 4 सबसे बड़े द्वीपों का कोड आने जा रहा है, और इसको एकदम से आप बस लिख लीजिए, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। अब आपसे पहला पूछ ले, दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा ना। आपकी इस समस्या का समाधान हो चुका है। हाँ, इसमें आपको कुछ प्रश्न अलग से पूछे गए, उनके बारे में हम दिखा दें। जैसे आपसे न्यू गिनी के बारे में पूछा गया और बोर्नियो के बारे में पूछा गया। जैसे बोर्नियो के बारे, और एनडीए का पेपर हुआ था 2015-16 के आसपास, तो इसमें मेडागास्कर के बारे में ये पूछा गया था, किस महासागर में बेटा? हिंद महासागर में। बोर्नियो के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ये अकेला ऐसा द्वीप है जो 3 देशों के अधिकार पे। 3 देश कौन कौन से हैं हमने बच्चों को बताएं। फटाफट बेटा कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिए कि 3 वो कौन से द्वीप हैं, जो देश हैं जो इस द्वीप पर अधिकार किए हुए। हम लिख देते हैं ब्रुनेई। जो नए बच्चे हैं फटाक से नोट करिए बेटा, इंडोनेशिया और मलेशिया। ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। एक चीज़ देखिए, ये प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो बोर्नियो है उस पर किस देश का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यही इसी लैंग्वेज में आना है बेटा आपको, किस देश का अधिकार। आना नहीं, आ चुका है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम न्यू गिनी के बारे में देखते हैं। बेटा सब डायनासोर मर गए थे लेकिन एक बचा था, वही है आपका न्यू गिनी, ठीक है। ये कहाँ से बच गया, इसको पकड़ लो भाई। ये प्रश्न है आपका, ये देखो चिल्ला रहा है, ठीक है, बोल रहा है हमको देख लो भाई, हम ही बच्चे सिंगल हैं, ठीक है। चलो भाई देख लो सिंगल है तो। आप देखिए ये डायनासोर के आकृति का आपको जो दिख रहा है, यही है आपका पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी के ऊपर आपसे प्रश्न जब हम पढ़ाएंगे तो आपका एक स्थानीय हवा वाला बनेगा, स्थानीय पवनों वाला। और एक आपका प्रश्न बनता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। देखिए बात समझिए, विश्व की बात कर रहे हैं, अगर आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसका आंसर आपको पता है, मिजोरम होता है। लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उसको नोट करिए, जो नए बच्चे हैं बेटा, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन कहाँ बेटा? पापुआ न्यू गिनी में, याद रहेगा। दूसरा प्रश्न एक देखिएगा कि आप जब हम आपको स्थानीय पवन पढ़ाएंगे तो उसमें एक आपको हम हार्मेटन आपके पवन की बात करेंगे, जो कि सहारा मरुस्थल से चलती है। अब सहारा अगर अफ्रीका महाद्वीप से चल रही तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है, तो वहाँ से चलने वाली जो पवनें होंगी, स्थानीय पवनें, वो भी कैसी होंगी बेटा? गर्म होंगी। लेकिन गर्म पवन जैसे ही बेटा आप देखिए, जैसे ये सागर से होते हुए आ रही है आपकी हिंद महासागर से, ठीक है, तो पानी से होते हुए आएगी तो डिट्टो ये कूलर का काम करेगी।
तो ये यहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि 0 डिग्री के पास है, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत है। इस कारण से यहाँ पर जब जाती है ठंडी पवन तो ये लोग इसका वेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग हैं ना कि लाइट चली जाती है तो लगता है हे भगवान लाइट आई, थोड़े में आप लोग लगता है कि यार कोई समस्या आ रही। उसी प्रकार से इन लोग की यार इनकी तकलीफ पूछो हैं। तकलीफ़ें ऐसी चीज़ें हैं ना बेटा कि अगर आप तकलीफ़ों को ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे किसी को कि हमको ये तकलीफ़ है, हमको ये तकलीफ़ है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दूसरा केवल आपका मजाक उड़ाएगा। तकलीफ़ों को यहाँ बैठा लो, इस जगह निकलने ना दो बाहर, और उसी को अपनी ताकत बना लो, ठीक है ना। उसको एकदम पावर की तरह यूज करिए आप, क्योंकि सफलता ही उन तकलीफ़ों का अंत है, दूसरा कुछ भी नहीं। आप सफल हैं, कोई ध्यान नहीं देगा कि आपके साथ इसके पहले क्या हुआ था, ठीक है। अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि कोई आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में। एक चीज़ याद रखिएगा, माँ बाप के सिवा तीसरा आपके पास कोई नहीं जो आपकी हेल्प करे। तो बेटा सबसे ज़्यादा आपका प्रतिशत के आधार पर पापुआ न्यू गिनी है, और हार्मिल्टन नामक हवा रखी है जिसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर चलती है बेटा? पापुआ न्यू गिनी। ये आती कहाँ से? सहारा मरुस्थल से। तीसरा टॉपिक आज का जो अंतिम टॉपिक है वो प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा पतला भूखंड जिसके 3 ओर पानी हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रायद्वीप। जैसे भारत, अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप। कौन सा बेटा? अरब प्रायद्वीप। आप देखिए इटली को भी प्रायद्वीपी देश बोलते हैं। अब यहाँ पर सऊदी अरब के बारे में क्वेश्चन नोट करिए फटाक से। आपको पता है कि अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा सामूहिक फांसी देने का रिकॉर्ड इनके पास है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 63 लोगों को फांसी दी गई थी, इन्होंने अपने 63 लोगों को ही कैंसिल करके 81 लोगों को फांसी दे दी। तुरंत नोट करिए, जो नए बच्चे हैं तुरंत, मैं देखिए करंट से आपको कोरिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे जो गुरु जी उन्होंने हमको यही बताया कि बेटा पंकज आप जितना ज़्यादा कोरिलेट कर लेंगे उतनी ही आपके लिए जीएस आसान होगी। आज जो कुछ भी है मैं उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, ठीक। वो कहीं पर भी हों, कहीं पर भी हैं, लेकिन आज भी हमारे साथ रहते हैं, ठीक। और इन गुरु जी का हम अभी यहीं से, चूँकि ये पहला अब दूसरा वीडियो है, श्री देवी शंकर तिवारी जी एपेक्स एकेडमी, जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इस प्रकार के गुरु आज इस कलयुग में मिलना तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ से जुड़ते हैं, और जो यहाँ से जुड़ता है वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। तो ये बेटा यहाँ पर हमारे आज उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की तरह हमको यहाँ पर इतना खड़ा किया। आज उनका आशीर्वाद है कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं तो आप सब लोगों का प्रेम मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारे कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की। आपके मूसा नगर ब्रांच में, मूसा नगर में एक हमारे बच्चे जितने थे यहाँ पर, उन लोगों ने बहुत अच्छी ब्रांच डाली है वहाँ पर, रक्षक एकेडमी के नाम से। जो लोग वहाँ पर हैं वो दक्षेश की ही एक ब्रांच। आप लोग वहाँ जहाँ जहाँ पर भी, ठीक है, अगर आप मूसा नगर, घाटमपुर आसपास भी हैं तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करें। बहुत अच्छी टीम लगी, बहुत अच्छी अपडेट टीम लगी हुई है, और सब अपने में महारत हासिल किए हुए हैं। अभी थोड़ा सा मूसा नगर में जो लोग हैं, जो बच्चे अगर हमको देख रहे हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा समय का अभाव था, इस कारण से हम अभी नहीं आ पाए, लेकिन हम जल्द ही आकर उनसे मिलेंगे, ये हमारा वादा है। हमने अपने बच्चों से वादा किया हुआ है कि बेटा नहीं, हम बिल्कुल आएंगे। उनमें से कुछ है बहुत मेधावी टीचर लगे हुए हैं, बहुत मेधावी छात्र भी हैं। एक टीम वर्क है पूरा, जिनका केवल एक उद्देश्य है कि गांव-गांव में एक उच्च शिक्षा पहुंचानी, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसके कारण वो जी जान लगाएंगे और आपको इसका फल मिलेगा। तो ये बेटा आपका आज के शब्दावली रही। कल हम आपको जलमंडल की शब्दावली पढ़ाएंगे, जिनमें से सागर किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं,
ट्यूब में खाड़ी किसे कहते हैं, आपका अगला टॉपिक बहुत अच्छा होगा। जल डमरू किसे कहते हैं, क्रीक किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं। और जो आपके लास्ट टाइम पुलिस में एक प्रश्न आया था कयाल, तो कयाल का मतलब झीलों के जो स्वरूप होते हैं उनके बारे में भी हम चलेंगे। हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे ये कि आपके पंजाकार डेल्टा क्या होता है, चापाकार डेल्टा क्या होता है। आप अपने केवल जो खेतों वाला सिस्टम है वहीं से आप सीखेंगे। आपको दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं कि आप वहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। बस आपके कान और हाथ दोनों चलते रहें और सब बस ये कोशिश करो बेटा कि ईमानदारी से लगेंगे, अपने प्रति आप वफादार रहिए। किसी को सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत फहमी है। कोई बोले जा रहे हैं पुलिस बनने, जा रही हैं मास्टराइन बनने, वो कुंठा, उसको डर है कि तुम बन ना जाओ, और इस डर को हकीकत में बदलना है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी पहली क्लास जो सब्जेक्टिव आपकी स्टार्ट हुई है आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों तक पहुंचाएं, और हमारी जो क्लासेस चलती हैं आपको पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस जो आपकी दक्षेस एकेडमी मेन ब्रांच में चल रही है वो लगभग 3.5 से 4 घंटे की क्लासेस चल रही हैं इस समय, और उसमें प्रॉपर जीएस प्रॉपर मैथ आपको लगी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन कहाँ से होने। आपका पुलिस का सिलेक्शन में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहना है। और साथ में बेस्ट रीजनिंग का टीचर जो अंकित सर हैं, जो आज अपने में एक मकाम हासिल किए हुए। रीजनिंग में आप देखेंगे ना कि जो लोग कहते हैं ना कि ज्ञान देखना चाहिए, तो हाइट छोटी है उससे कोई मतलब, लेकिन एक ज्ञान का लेवल आप देखेंगे उनके साथ, वो आपको रीजनिंग में उस लेवल पे ले जाएगा जो आप खुद वहाँ से बोलेंगे नहीं मज़ा आ गई। ऐसे टीचर आपके साथ लगे हुए हैं। एक हमारा छोटा भाई भी है, बहुत स्नेह उससे, अभिनेश मिश्रा। आपको यकीन नहीं होगा कि उस बच्चे ने इस बार के ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, एटलीस्ट यूपीएसआई भी है, कितना को कैसा भी एग्ज़ाम हो सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइंग, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, अभी रेस भी लगी हुई है एमपी पुलिस की, ठीक है ना। पेट तो हटा ही दीजिए, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। आपका एसएससी जो भी एग्ज़ाम है वो सब उसने क्वालिफाई किया है। तो ऐसे वो बच्चा जो उसके पास भी देखो क्वालिफाई किया, उसके पास जो ज्ञान है आप उसका कल आप भरपूर प्रयोग देखेंगे, जो आपके सामने एडवांस मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाएगा। तब तक के लिए आप लगे रहिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को बार बार 1-2 बार प्रयास करिएगा, और जो भी डाउट हो, अगर ऑफलाइन के बच्चे हैं तो कल आके हमसे पूछेंगे, और जो बाहरी बच्चे हैं बेटा वो कमेंट्स कर देंगे, हम फिर से आपको बताएंगे, 10 बार बताएंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये आप गुरु समझिए, आप हमको भाई समझिए, हम आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दक्षेस।